भारत में कई सारे विषयों में मूलभूत धारणाएं कुछ अलग है। जब तक हम उसकी संस्कृति को मटियामिट नहीं करेंगे, उनको अगर जमीन तक नहीं लेके आएंगे, तब तक भारत को जीतना संभव नहीं। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को हमको नष्ट करना पड़ेगा, एक पाश्चात्य ढांचा को हमारे ऊपर थोपना चाहिए, ऐसा मैकॉले का रिकमेंडेशन है। इसीलिए आज हमारी मान्यता है, हमें 21वीं सदी में भारतीयता के ऊपर, मैं अगर अनुमति दूं तो मेरे बहन कानीमोझी जी स्मित हास्य कर रहे हैं, मैं उनको कहूं भारतीयता का अर्थ क्या है। तिरुकुरुर को सभी भाषाओं में कानीमोझी पढ़ाना मेरे लिए भारतीयता है, शायद आप उसमें सहमत होंगे। तिरुवल्लुर की साहित्य को देश भर में ले जाना, शायद ये मेरे लिए भारतीयता है। मैं अध्यक्ष जी श्री अरविंद को, इससे तो खुश हो जाएगी, दूसरे आपने बोल दी ना नाराज जाएगी। सर मैं अध्यक्ष जी वास्तविक कोई भेद है नहीं है, भेद तो है राजनीतिक कारण से। They're doing that. Honorable member, you must know we're exactly doing that. मैं अभी श्री अरविंद जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा, ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंद कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस, श्री अरविंद जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट include the core ideas and method of ancient education। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए, किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरुर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर, मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। हाँ, आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा से। और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। इसी संसद की जब नींव रखा गया था, इस नया भवन की जब नींव रखा गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था, आप भी आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे, आप भी मंच पे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है, भारत प्रजातंत्र की जननी है। भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु की तंजावुर के पास 4th सेंचुरी में, उन दिनों में पंचायत व्यवस्था कैसे रहेगी और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि को, कोई चुने हुए व्यक्ति को कुछ गड़बड़ी किया, निकालना कैसा है, उसकी भी एसओपी उस शिलालेख में लिखा गया था। ये मेरे भारत की सभ्यता है, यही अध्यक्ष जी मेरा आइडियोलॉजी है, इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूं। दूसरी बात रहा महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में कहा गया। अध्यक्ष जी, मैं जिस प्रांत से आता हूं वो मेरा महाप्रभु की प्रांत है, मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी महालक्ष्मी है। 1500 सदी में माँ महालक्ष्मी ने, एक लोक कथा में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात पात की बात की है। महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं हुई, महालक्ष्मी किचन के इंचार्ज थे, वो घर छोड़ के किचन बंद कर दिया, उनको भूखो रहना पड़ा। फिर जाके माफी मांगा, महाप्रभु ने माफी मांगा अपनी धर्मपत्नी को, माफ करो, हम जात पात की बात नहीं करेंगे। ये 1500 सदी में मेरे वहां के फिलोसोफर बलराम दास जी ने लिखा है। मेरे सभ्यता में महिलाओं को महिमा मंडन, मैं तो अर्धा नारीश्वर का पूजक हूँ सब। मैं महाप्रभु शिव भगवान की, यहाँ तो भगवान की फोटो दिखाया गया था, अभी ठीक संबित पात्र ने भी याद दिलाया था। शिव भगवान की आधे पार्वती है, आधे शिव जी है। इसकी अर्थ मेरा सभ्यता अर्धनारीश्वर को पूजा करता है।
और मैं सर यही मेरा आइडियोलॉजी है, और उसमें कोई विषय में ये किसी की देखो किचन मत अध्यक्ष जी, कराओ आप। अध्यक्ष जी, इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला, नो, देश के लिए मिले हैं। देखो हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारी भाई आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब। हाँ बोलिए ओबीसी जी। कहा था लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर हम घूमते यही तो सदन है। अध्यक्ष जी, अभी उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ, लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते हैं। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी, कुछ विषय को, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं, नीतिगत बात यह है, मैं सदन के सामने सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं कि भाई गिनाते हैं, एससी की पोस्ट इतने खाली हैं, एसटी की पोस्ट इतने खाली हैं, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली हैं। साहब ये पोस्ट कब से खाली है? पहली बार इन्होंने किसी कोई माननीय सदस्य ने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल, NFS वाला कोटा लगा देते हैं। सर ये व्यवस्था को बंद कौन किया? देशवान प्रधानमंत्री सदन में, उस सदन में दायित्व लिए थे। देश का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में कानून लाते हैं, द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। उसमें पहला शर्त रहता है नॉट फाउंड सुइटेबल वाला व्यवस्था रहेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, प्लीज लालजी वर्मा जी, मैं आपको इतना आदर करके कहा, डेमोक्रेसी को इतना तो प्रेम करिए थोड़ा। मैं आपकी सारे बात सुन लूंगा, आपको मेरे सारा विषय चर्चा, मेरे तथ्य को सुनिए पहले। साहब हमने खाली रखा है। पिछले दिनों में क्या होता था, SC ST OBC के नाम पे रहता था, एक बार इंटरव्यू को कॉल किया, 2 बार इंटरव्यू का नोटिस दिया, तीसरे बार नॉट फाउंड सुइटेबल जनरल कैटेगरी भरते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको खाली रखा और भरेंगे हम लोग। हमने PhD, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए PhD की अनिवार्यता, हमने उस PhD की अनिवार्यता को खत्म किया है। ये हमने किया है, ये रातों रात नहीं होता है साहब। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पहले जो केंद्र की 15% कोटा रहता था नीट UG में, सभी मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें ये व्यवस्था तो, रिजर्वेशन की व्यवस्था तो संविधान प्रदत्त कई सालों से आया। क्या सर उसमें OBC विद्यार्थियों के लिए कोई कोटा था? लालजी साहब 2021 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में मेडिकल शिक्षा में 27% आरक्षण रखा है। ज्योति जी आप बैठ जाए, ज्योति जी मेरे बहन चुप बैठो। अध्यक्ष जी, यह सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध वाला सरकार है। हम भाषण नहीं देते हैं, सामाजिक न्याय में एक परिवार की न्याय को हम आगे बढ़ाने वाले नहीं है। सामाजिक न्याय में दलित, वंचित, गरीब, महिला, निष्पेषित लोगों की दायित्व लेने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमने करके दिखाया। अध्यक्ष जी 1 मिनट, माननीय मंत्री जी।
माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई मंत्री जी के रिप्लाई के बाद जो शून्यकाल, जिनके लिस्टेड शून्यकाल निकले थे और नहीं हो पाए थे, उनके लिए 1 घंटे की समय दिया जाएगा। बाकी बचे शून्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। अभी 9 बजे तक की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। अध्यक्ष जी, 0 ओवर लेंगे, आपका 0 ओवर निशिकांत जी सबसे अंतिम में आपका लेंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ हमारे हाउस की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सौगतदा अभी नहीं है। सौगतदा की एक आलोचना की एक शैली है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और मैं उड़ीसा का हूँ, उनको ना पहचानूं तो कौन पहचानेगा। और हम उड़िया लोग उनको पहचानते ठीक से, वो कैसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, व्यक्ति को ऊंचा करते हैं नीचा करते हैं, हम उड़िया लोग जानते हैं सब। उन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन बर्बाद करते हो। दादा, आप ही के राज्य में देश की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। भारत सरकार उसको आईओई का मान्यता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का मान्यता दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की मान्यता मिलने से 1000 करोड़ रुपया मिलता है भारत सरकार से पूरा। क्यों नहीं मना किया आपको लेने के लिए? हमने तो कोई शर्त नहीं रखा था, आपको योग्य माना, आपने क्यों नहीं लिया? और 2 साल पहले, पिछले साल जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक ग्रामीण इलाका का बच्चा को रिगिंग करके उसकी जान जाने तक नौबत आई। क्या कलकत्ता की पुलिस उस कैंपस में घुस पाई? आप बात करते हो, दुनिया को ज्ञान मानते हो। आपकी नाक के नीचे जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या हुआ, कभी दिखाया आपने? सर, शिक्षा, आप मंत्री जी उनके बेटे ने जवाब मत दो आप। देखो ये तो अच्छा तरीका है ना, आपको कुछ प्रश्न उठाओगे, उसके उत्तर देने से फिर आप कहोगे नहीं चंद्रमंडल में क्या हुआ। अध्यक्ष जी, भारत सरकार विद्यार्थियों में नए उपक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम आज चालू हो रहा है। युवा संगम के नाम पे देश की हर एक राज्य की विद्यार्थी, तमिलनाडु के विद्यार्थी जम्मू कश्मीर जाता है, गुजरात के विद्यार्थी सिक्किम जाता है, राजस्थान के विद्यार्थी, सर मेरे राज्य राजस्थान के कुछ विद्यार्थी आए थे मेरे राज्य उड़ीसा में, मैं सौभाग्य से उनको मिलने का सौभाग्य मेरे को मिला। एक लड़का उसमें कहा, सर मेरे जिंदगी में मैं दरिया कभी नहीं देखा था, आई नेवर सॉ सी, मैं समुद्र नहीं देखा था। सर उड़ीसा के ऐसे बच्चे गया राजस्थान, उन्होंने कहा साहब शाम कब होगा, हम इंतजार करते थे, हमारे वहां तो शाम 5:30 बजे हो जाता है, सूर्यास्त तो 5:30-6 बजे तक हो जाए। सर 7:30-8 हो गया, शाम को सूर्यास्त नहीं हो रहा है। सर ऐसे अनुभव युवा संगम में हमारे देश के बच्चों को हमारी शिक्षा विभाग ने दिलवाया। सर आज मैं चुंबक में 1-2 बात कहने का कोशिश किया। सर अभी परीक्षा में तनाव ये हटे ये घटे, ये सभी अभिभावकों की प्रायोरिटी है। सर पिछले 5-6 सालों में निरंतर, और कोई नहीं, एक गार्डियन के नाते, एक पिता के नाते, एक बड़े भाई के नाते, एक दादा के नाते, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा में बच्चों से गपशप करने के लिए आते हैं। उसमें भी कुछ लोगों को सहिष्णुता नहीं है, मजाक करते हैं। अगर साहब कोई घर के बड़े बच्चों से आदर से बात करे, अगर सर ये हमारा सभ्यता है क्या, यही मजाक की पात्रता होगा क्या? सर जिनकी संस्कार जैसा है वैसे ही करेंगे बात। सर आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन को 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने परामर्श दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन को 2 बार करो। सर 25-26 शिक्षा वर्ष से इस देश में सीबीएसई तो हम राज्य की बोर्ड को अनुरोध करेंगे ट्वाइस बोर्ड एग्जामिनेशन करने के लिए। ये एक मूल शैक्षिक सुधार है, ये मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, हमें 21वीं सदी की चुनौतियों को समझना है। भारत युवाओं की देश है, भारत ज्ञान आधारित देश है, भारत की नियति में एक बड़ी अर्थनीति बनने का तय है। भारत सिर्फ अपने के लिए सोचने वाला देश नहीं है, विश्व बंधु की कल्पना की देश है भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस बार की वित्तीय प्रबंधन
उस दिशा में एक बड़ी कदम है। मैं विनम्रता के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं। ऐसे महत्वपूर्ण विषय में सभी माननीय सदस्यों का आलोचना, परामर्श, समालोचना सभी को आपने स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जब आज जापान के महामहिम स्पीकर आए थे, जब उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर है और इसलिए IITian जो स्किल करने वाले हैं उन बच्चों को, हम अधिकतम बच्चों को जापान में और जापान के बाद भारत में भी उन बच्चों को हम कहीं ना कहीं नौकरी देना चाहते हैं। ये भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में मैं जितने भी देशों में गया हूं, उन दुनिया के देशों में भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका इनोवेशन की क्षमता, उनका चिंतन, उनके विचार के कारण भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। ये शिक्षा का हमारा महत्व है। सुझाव एक मेरा बोलो।